नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक की आई खबर की। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर रण छिड़ा है। दरअसल कर्नाटक में सरकारी टेंडर्स में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिया गया है, जिस पर बीजेपी गुस्से से आग बबूला है और कांग्रेस पर आरक्षण की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगा रही है। सदन के दोनों सदनों में बीजेपी के विरोध को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सफाई देनी पड़ गई है, लेकिन खड़गे के बयान से बीजेपी संतुष्ट नहीं दिख रही। इसके बाद हमारी दूसरी खबर दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र को लेकर है, जिसकी शुरुआत सोमवार से हो चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 25 मार्च को सरकार को पहला बजट पेश करेंगी। इससे पहले खीर सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जिसमें दिल्ली सरकार के कई मंत्री और विधायक मौजूद थे। वहीं विधानसभा में डीटीसी के कामकाज पर सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें पिछली सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। इसके बाद अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। योगी सरकार अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे कर चुकी है। इस खास मौके पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, पिछले 8 साल में हर वर्ग के हित में विकास के कार्य हुए हैं, इस पर वो लगातार अपना फोकस किए हुए हैं। लेकिन इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरते हुए क्या कुछ कहा है, आगे हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए उससे भी रूबरू करवाएंगे। उत्तर प्रदेश की इस खबर के बाद हम आपको महाराष्ट्र लिए चलेंगे। महाराष्ट्र से आई 2 खबरें, बड़ी खबरें। पहली खबर नागपुर में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हिंसा से जुड़ी हुई है। इसके मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। और दूसरी खबर है स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर, जिसके एक विवादित बयान पर शिव सैनिकों का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा। शिव सैनिकों ने उस स्टूडियो पर जमकर तोड़फोड़ की है, जहां डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर विवादित वीडियो शूट की गई थी। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें, क्योंकि ये सीधा जुड़ी है आपसे। बिग न्यूज बिग शो की शुरुआत कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण की खबर के साथ करेंगे, जिसे लेकर संसद के दोनों सदनों में बीजेपी का भारी विरोध देखने को मिला है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बाबा साहेब के संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है और यह पूरा विवाद दरअसल है क्या, आपको जरूर देखना चाहिए। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी गुस्से से आग बबूला दिखी। राज्यसभा में सांसद किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है, और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हमने ये कहा कि भारत देश का संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और वहीं इस मुद्दे पर जेपी नड्डा ने कहा कि संविधान की रक्षा करने का दावा करने वाली कांग्रेस संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगी है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में
रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज पास्ड अ बिल ग्रांटिंग 4% ऑफ रिजर्वेशन टू माइनॉरिटीज एंड इन पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स। ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए अनुरोध है। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले हैं। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण और संविधान में बदलाव के मुद्दे पर संसद में कांग्रेस भले बैकफुट पर दिख रही हो, लेकिन कर्नाटक के डिप्टी सीएम अब भी अपने बयान पर कायम है। I've been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there'll be any. I have said casually there'll be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution has been. It is our party. We have brought the constitution to this country, and they are misguiding. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. I have not quoted out anything on this. Why should I tell? I have said casually that there are so many places when judgments come on the basis of judgment, some constitution have been changed. That's all. I have not referred to this issue. This is the issue. If they want to take my name, if they want to feel happy with taking my name everywhere, let them do whatever they want. दरअसल कर्नाटक में सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदार को 4% आरक्षण दिया गया है, जिस पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दावा किया था कि अगर संविधान में बदलाव की जरूरत महसूस हुई तो वो भी किया जाएगा, जिसे बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए मुद्दा बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 25 तारीख यानी मंगलवार को अपना पहला बजट पेश करेंगी। इससे पहले रेखा गुप्ता ने अन्य नेताओं को खीर खिलाकर बजट सत्र की शुरुआत की। लेकिन खास बात यह कि यह खीर ऑटो रिक्शा चालकों को विशेष तौर पर परोसी गई। ये रिपोर्ट जरा देखें। दिल्ली का बजट आने वाला है। बजट पेश किए जाने से पहले खीर सेरेमनी हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद अपने हाथ से खीर बनाकर सबसे पहले भगवान राम को भोग भी लगाया। खास बात यह है कि इस तरह की सेरेमनी पहली बार हुई है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि भगवान राम को भोग लगाकर हमने इस बजट को दिल्ली के विकास के लिए खीर की मिठास से जोड़ा है। पूरी कैबिनेट का, हमारे सभी अधिकारियों का, सभी विधायक गणों का, दिल्ली की जनता का, शीर्ष नेतृत्व का और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में आज दिल्ली की ये सरकार 27 साल बाद अपना बजट प्रस्तुत करने के लिए इस बजट सत्र में जा रही है। ये लगभग ऐसा ही है कि राम जी 14 वर्ष के बाद लौटे थे और
ये सरकार 27 वर्ष के बाद लौट रही। तो प्रभु राम का भोग लगा करके हमने इस बजट को दिल्ली का विकास खीर की मिठास के साथ जोड़ा है। दिल्ली के इतिहास में इस प्रकार की सेरेमनी, खीर सेरेमनी के माध्यम से दिल्ली की जनता के वो सभी वर्ग जो इस बजट से जुड़े रहते हैं, जिनकी आशाएं, जिनकी अपेक्षाएं दिल्ली सरकार से और दिल्ली के बजट से रहती है, आज हमने उन सबको यहाँ आमंत्रित किया है। और ये खीर का भोग प्रभु को लगाने के बाद सबसे पहले वो अधिकारी हैं कि उनको ये खीर मिले और वो इसका स्वाद चखे। हमारे सभी अधिकारी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उन सारे विषयों को इकट्ठा किया जो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए दर्द बन के रहते थे, एक कांटे की तरह उनके पैर में चुभे रहते थे, उनका समाधान कैसे हो, किस किस माध्यम से हो, उस पे पूरा होमवर्क किया। इस खीर सेरेमनी के दौरान तमाम मंत्री, विधायक और विधानसभा के अधिकारी भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पहली बार इस तरह की रस्म और कवायद शुरू हो रही है। आज जो खीर सेरेमनी है, ये खीर की मिठास के साथ दिल्ली का विकास, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ बहुत कुटता थी एक दूसरे के बराबर, बहुत गुस्सा था, अफसरों को पीटा जाता था, अधिकारियों के साथ बदतमीजी की जाती थी और एक नेगेटिविटी का माहौल था। उस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ये नई शुरुआत की है, खीर की मिठास के साथ दिल्ली का विकास। कल जब आपके सामने ये बजट आएगा तो आपको इस खीर की मिठास की अहमियत और खीर सेरेमनी की अहमियत, और जो हमने आज माननीय अध्यक्ष महोदय विजेंद्र गुप्ता जी को आज ये खीर यहाँ पे खिलाई है, क्योंकि ये बजट जब पास होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगी, तो माननीय हमारे अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में जब विधानसभा का ये ऐतिहासिक सत्र होगा, ऐतिहासिक मैं कहना चाहता हूँ। मैं आपको आज एक बात जरूर कह देना चाहता हूँ कि ये देश के लिए और देश की राजधानी के लिए कल का दिन ऐतिहासिक होगा। इसके लिए मैं अपने अध्यक्ष महोदय को पहले से खीर खिला के मिठाई खिलाने आया हूँ। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा का 5 दिवसीय बजट सत्र सोमवार को खीर सेरेमनी के साथ शुरू हो गया। मुख्यमंत्री पद के साथ वित्त विभाग संभाल रही रेखा गुप्ता 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार का पहला बजट पेश करेगी। देखने वाली बात होगी कि दिल्ली बजट में क्या अहम घोषणाएं होती हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को सीएम रेखा गुप्ता ने डीटीसी के कामकाज पर कैग रिपोर्ट पेश की, जिसमें डीटीसी को 8,433 करोड़ का घाटा दिखाया गया है। साथ ही सीएजी की रिपोर्ट में कई और चौंकाने वाले खुलासे भी है। जरूर देखें। डीटीसी को लेकर पेश हुई कैग रिपोर्ट। 8,433 करोड़ का घाटा। निगरानी के लिए अब बनेगा ऑनलाइन सिस्टम। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को डीटीसी की कार्यप्रणाली पर कैग रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीटीसी के कामकाज पर सदन में कैग रिपोर्ट रखी। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। डीटीसी को 8,433 करोड़ का घाटा हुआ है। साथ ही डीटीसी बसों की संख्या 4,344 से घटकर 3,937 हो गई है। इलेक्ट्रिक बसों की समय से डिलीवरी न होने के बावजूद ऑपरेटर पर 29 करोड़ की पेनल्टी नहीं लगाई गई। नई बसों को खरीदने या फ्लीट को बढ़ाने के लिए पिछली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। दिल्ली सरकार की बसों का रूट 814 से घटकर 468 हो गया। इससे सरकार को 2015 से 2022 तक करीब 14,000 करोड़ का घाटा हुआ है। 3,697 बसों में सीसीटीवी लगाने के प्रोजेक्ट पर सरकार ने 52 करोड़ खर्च किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। डीटीसी घाटे में होने के बावजूद क्लस्टर बसों के ऑपरेटर से 225 करोड़ किराया वसूल नहीं किया गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं कि दिल्ली विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 192 के उप नियम 2, नियम 194 के उप नियम 2 और नियम 196 के उप नियम 2 के अनुसार में इस सदन के सदस्य 1 अप्रैल 2025 से आरंभ होने वाली कार्य अवधि के लिए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति
और सरकारी उपकरणों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 9 सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए अग्रसर होते हैं। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार में किए गए कामों पर सवाल उठाते हुए हमला बोला। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार पिछली आप सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी करेगी। काबिल-ए-गौर है कि ये तीसरी कैग रिपोर्ट है जो सोमवार को सदन में प्रस्तुत की गई। इससे पहले शराब और मोहल्ला क्लिनिक पर रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर सीएम योगी ने एक किताब का विमोचन किया जिसमें सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया है। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले 8 साल में सेवा और सुरक्षा के भाव से हर वर्ग के हित में काम करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर एक बुकलेट का विमोचन किया। साथ ही सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और अपने 8 साल के कामों का जिक्र किया। जनता जनार्दन के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से जो कार्यक्रम तय किए गए उनका प्रभावी क्रियान्वयन किस रूप में हुआ है, या आज इसी से आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। इस दौरान सीएम योगी ने पहले की सरकारों पर भी निशाना साधा और बताया कि कैसे पहले की सरकारों में किसान और युवा असुरक्षित थे और प्रदेश में आतंक का माहौल था। में से ज्यादातर लोग जानते हैं 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मोहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है। सीएम योगी ने बताया कि बीजेपी की सरकार आने के बाद उन तमाम आतंक और दंगों पर लगाम लग गया जो पहले कभी यूपी की पहचान थी और यूपी की छवि बदल गई। पिछली सरकारों ने दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएससी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएससी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अपने उपलब्धियों का भी जिक्र किया और बताया कि 8 साल में उन्होंने क्या क्या काम किया, जिसमें प्रमुख अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति, धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 लागू, 10 साल तक की सजा, 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान, लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट लागू, 7.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई, 15 करोड़ गरीबों को निशुल्क राशन,
एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, बेघरों को आशियाना और अनाथों के लिए मदद, अयोध्या, देवी पाटन, विंध्य धाम और अन्य तीर्थ स्थलों का विकास, दुधवा पार्क के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत, रामायण, बौद्ध, आध्यात्मिक और अन्य परिपथों का विकास, चित्रकूट, बरसाना में रोपवे की शुरुआत, आगरा मथुरा में हेलीपोर्ट सेवा, महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं की भागीदारी और 2024 में 66 करोड़ पर्यटक पहुंचे, जिनमें 14 लाख विदेशी पर्यटक थे। आपको बता दें कि योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर यूपी बीजेपी उत्सव मना रही है, जिसकी शुरुआत सोमवार से हो गई है। ये उत्सव 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसके तहत पार्टी प्रदेश के जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की तमाम उपलब्धियों के साथ जनसंवाद करेगी। सूर्या समाचार के लिए लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। और अब खबर है माया नगरी यानी मुंबई से, जहां स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का एक विवादित वीडियो सामने आया, जिसमें गाने के जरिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिसके बाद शिव सैनिकों ने उस होटल में तोड़फोड़ की जहां कुणाल कामरा का वीडियो शूट किया गया था। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक ऐसी भाषा बर्दाश्त कतई नहीं की जाएगी जिससे किसी भी तरीके से समाज में गलत चीजें परोसी जा रही हों। रिपोर्ट देखिए। अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है जब कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता परोसे जाने पर समय रैना और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, लेकिन इससे कॉमेडी में भद्दे कमेंट पर कोई असर नहीं पड़ा है, जिसके ताजा शिकार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हुए हैं। दरअसल स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक गाने के जरिए एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया है, जिसका वीडियो सामने आने पर शिव सैनिकों ने उस होटल में तोड़फोड़ की जहां वीडियो शूट किया गया था। हैरानी की बात यह भी है कि ये वीडियो भी उसी हैबिटेट स्टूडियो में शूट किया गया था जहां समय रैना का विवादित इंडियाज गॉट टैलेंट शूट हुआ था। हालांकि इस घटना के बाद कुछ दिनों के लिए स्टूडियो को बंद जरूर कर दिया गया है। हर किसी को अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना चाहिए। आप कॉमेडियन हो, आप लोगों को हंसाने का काम करते हो, लेकिन किसी और के नाम को खींचकर उसको नीचा दिखाकर आप क्या दिखा रहे हो? आप दूसरों को हंसा नहीं रहे हो, आप किसी को चोट पहुंचा रहे हो। देयर इज अ लैंग्वेज, मतलब पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, वो यूज करें आप, और किसी और के नाम को खराब ना करें। और मुझे लगता है इनको दोबारा से, जितने ये स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए कि ये जनता के बीच में क्या मैसेज दे रहे हैं। ये जो एकनाथ जी शिंदे हैं और कॉमेडी को आज का जो यूथ है, आज के जो मिलेनियल्स हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। पर कई बार देखे गया, इसके पहले भी जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है और जब अरेस्ट हुई है तो क्रॉसिंग द लिमिट जिसे कहते हैं। और एकनाथ जी शिंदे ऐसे नेता हैं कि जो परिवारवाद से नहीं आए, वो सेल्फ मेड नेता है, एक गरीब फैमिली से, वो अति गरीब फैमिली से वो बिलोंग करते थे। और जो उन्होंने बातें कही है, उन्होंने जो वर्ड यूज किया है, तो वो कहीं भी उनके लिए सूट नहीं होते, वो दूसरी पार्टीज के लिए सूट होते हैं। वहीं इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जाहिर की है और कुणाल कामरा से माफी की मांग की है। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है, कौन खुददार है। मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन
अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। रविवार को विवादित वीडियो सामने आने के बाद कुणाल कामरा के खिलाफ अशांति फैलाने और मानहानि की धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर नागपुर से। नागपुर में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर भड़की हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। इससे पहले नगर निगम ने बिल्डिंग प्लान अप्रूव में गड़बड़ी को लेकर नोटिस जारी किया था। बता दें कि इस मामले में मास्टरमाइंड फहीम समेत 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज है। ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि कोई हिंसा में शामिल होगा, कानून अपने हाथों में लेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर में बीते सोमवार को भड़की हिंसा मामले में मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया। पीले पंजे के प्रहार से उनके घर के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया है। नगर निगम अधिकारियों ने सोमवार को इसे ध्वस्त कर दिया। फहीम खान पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। नोटिस के बाद भी उसने अवैध ढांचे को नहीं हटाया था। आरोप है कि फहीम ने लोगों को उकसाकर भीड़ जुटाई थी। कोर्ट ने उसे 21 मार्च तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा था। पुलिस ने दावा किया है कि इस दंगे को भड़काने में मुख्य आरोपी 38 वर्षीय फहीम शमीम खान का हाथ है। फहीम शमीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नागपुर शहर अध्यक्ष है। फहीम ने नागपुर में झड़प शुरू होने से पहले भड़काऊ भाषण दिया था। उसने 500 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया और हिंसा फैलाई। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 6.5 लाख वोटों से चुनाव हार गया। अब आपको एक बार फिर बताते हैं कि नागपुर में हिंसा कैसे भड़की थी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब का पुतला जलाया। पुतले में आपत्तिजनक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद समुदाय विशेष के लोग चौराहे पर जमा हो गए। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाने लगे। स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। इसके बाद कुछ युवा दूसरे चौक पर पहुंचे। दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया, जिसमें घरों, वाहनों और दर्जनों वाहनों को नुकसान पहुंचा। याद दिला दें कि खुद महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों की संपत्ति बेचकर वसूली जाएगी। जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा और अब हुआ भी वैसा ही है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।